तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स की। सभी की सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल बॉडी और एटोनोमस बॉडी अपने बजट का लार्ज पार्ट स्पेंड करते हैं फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, फॉर प्रोक्योर वर्क्स एंड फॉर प्रोक्योर सर्विसेज। जीएफआर में पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के लिए, चैप्टर नंबर 6, जिसमें रूल 142 से शुरुआत होती है और ये 206 तक है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैव बीन डेलीगेटेड फुल पावर टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम। ये जो सिमिलर लाइन है ना पूरी, यही जीएफआर का रूल नंबर 147 है, वहाँ से कॉपी की गई है। जो मैनुअल ऑफ गुड्स में ये लाइन मैंने बोली, इसमें ये कहा गया है कि जो गुड्स जैम पे अवेलेबल नहीं हैं उनमें मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को फुल पावर है कि वो उन गुड्स और सर्विस का जो प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं। उन्हें किसी की कंसल्टेशन, किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इसमें ही अगर हम डीएफपीआर का रूल नंबर 11 पढ़ते हैं, मतलब उसमें है इंडेंट, कॉन्ट्रैक्ट और परचेजेस, उसमें ये कहा गया है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को फुल पावर है जो जैम पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये पावर सेक्रेटरी और जो मिनिस्टर है उस पर मतलब डिपेंड है। जो मिनिस्टर है उसको फुल पावर है, जो सेक्रेटरी है उसको 25 करोड़ तक की पावर है। 25 करोड़ तक की जो पावर है उसको किस किस केस में है, एक तो प्रोप्राइटी टेंडर में, एक नेगोशिएबल टेंडर में और एक सिंगल टेंडर में। और ओपन और लिमिटेड टेंडर में उसको सेक्रेटरी को 100 करोड़ तक के परचेज करने की पावर है। इससे ऊपर सारी पावर जो है वो मिनिस्टर के पास है। तो ये हमने डीएफपीआर के रूल नंबर 11 में भी पढ़ा है। और जीएफआर का रूल जो रूल नंबर 147 है वो भी ये कहता है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को फुल पावर है ऐसी गुड्स खरीदने के लिए जो कि जैम पे उपलब्ध नहीं है। फुल पावर का मतलब किसी की भी अप्रूवल, कंसल्टेशन या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पावर वैसे ही एक्सरसाइज मतलब की जाएंगी जैसे डेलीगेशन ऑफ पावर्स रूल्स में दिया गया है, जितनी पावर। लेकिन जो चीज़ें जैम पे अवेलेबल हैं उन्हें जैम से ही प्रोक्योर किया जाएगा, ये कहता है जीएफआर का रूल नंबर 149 ऑफ जीएफआर जैम को ही डील करता है। तो जो चीज़ें जैम पे उपलब्ध हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे उपलब्ध है, वो ज़रूरी है वहाँ से ही खरीदना। गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट है उनमें यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर जो सेट ऑफ रूल्स हैं, चाहे वो जीएफआर में है, चाहे डीएफपीआर में है, चाहे इस मैनुअल में है, वो सारे के सारे फॉलो करने हैं। वैसे भी ये जो ट्रांसपेरेंसी और जो फेयरनेस जो शब्द हैं वो रूल 144 जर्नल गाइडलाइंस फॉर गुड्स, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ गुड्स में भी दिए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो टॉप मोस्ट लीगल बेसिस है पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, वो आर्टिकल 299 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल जो 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कहा गया है कि ऑल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग, कि जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो राइटिंग में होंगे। दे मस्ट बी साइंड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, और इन्हें जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं, जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो ऑथराइज किए गए हैं साइन करने के लिए, वो इन्हें साइन करेंगे। तो जो आर्टिकल 299 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में होंगे। जो ओरल और जो अनऑथराइज्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली वैलिड नहीं है। और दूसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इन्हें ऑथराइज्ड ऑफिसर जो कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे साइन करेंगे, वो इन्हें साइन करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य आर्टिकल भी हैं जो प्रोक्योरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आर्टिकल 14 है, वो इक्वालिटी और फेयरनेस के बारे में बताता है। तो ये इसका मतलब ये भी निकल के आता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन और फेवरेटिज्म इन द टेंडरिंग। आर्टिकल 19 का 1 का जी है, जिसमें राइट टू कैरी ए ट्रेड और बिजनेस कहा गया है।
ये बताता है इम्प्लाइंग ओपन कंपटीशन। इसके अलावा कुछ कमर्शियल लॉ भी हैं जो प्रोक्योरमेंट पे लगते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें वैलिडिटी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ब्रीच आदि के बारे में बताया गया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सेल और ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अन्य रूल्स जैसे कंपटीशन एक्ट 2002, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव जो प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रिवेंट करता है। जो आईटी एक्ट है 2000, वो ई प्रोक्योरमेंट और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताता है। एक मीडिएशन एक्ट है 2023, फॉर प्री लिटिगेशन मीडिएशन के बारे में बताता है। एक आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिटेशन एक्ट है 1996, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के बारे में बताता है। तो कितने सारे कानून हैं जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के साथ डील करते हैं। इसका मतलब ये है देयर इज़ नो सिंगल एक्सक्लूसिव लॉ फॉर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए कोई भी एक्सक्लूसिव एकमात्र उसी के लिए कोई कानून नहीं बना है। इंडिया में जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होती है वो गवर्न की जाती है बाय द कम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर। इसमें जीएफआर के रूल भी लगते हैं, पर्टिकुलरली चैप्टर 6 से लेके 9 तक। डीएफपीआर के रूल भी लगते हैं जिसमें फाइनेंशियल लिमिट दी गई हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के ऑर्डर्स या पॉलिसी हैं, जैसे मेक इन इंडिया प्रेफरेंस ऑर्डर है 2017, जो एमएसएमई स्टार्टअप बेनिफिट्स। एक रूल 144 का क्लोज 11 है जीएफआर का, जो मत रिस्ट्रिक्ट करता है प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द सर्टेन कंट्री इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारे कानून जो हैं वो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स को इफ़ेक्ट करते हैं। ये जो मैनुअल है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट लीगल बुक ऑन द प्रोक्योरमेंट। इट एक्ट एज अ गेटवे और द इंट्रोडक्टरी गाइड टू इंटायर फ्रेमवर्क और ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ये जो मैनुअल्स ऑफ गुड्स है ये कंप्लीट लीगल बुक नहीं है मत प्रोक्योरमेंट की, ये ओनली एक गेटवे है या इंट्रोडक्टरी गाइड है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैनुअल ऑफ जो प्रोक्योरमेंट है उसके बीच में कोई अगर रिवीजन करना है, जहाँ कोई इंटरप्रिटेशन है, जहाँ क्लैरिफिकेशन है, तो उसके लिए जो मैटर है वो किसको रेफ़र करना है? उसके लिए मैटर रेफ़र करना है द प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीज़न पीपीडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्योंकि जो पीपीडी है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीज़न है जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो नोडल अथॉरिटी है फॉर मैनुअल रिवीजन के लिए, मैनुअल की इंटरप्रिटेशन के लिए और मैनुअल की क्लैरिफिकेशन के लिए। क्या नाम है इनका? पीपीडी, डैट इज़ पॉलिसी प्रोक्योरमेंट डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जो पीपीडी है डैट इज़ प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीज़न है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर आती है। दिस मैनुअल ओनली अप्लाई टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। ये जो मैनुअल है ओनली एंड ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के लिए। इट इन्वॉल्व क्लियर, मेजरेबल एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इफ़ अ टॉपिक नॉट कवर्ड इन द कंसल्टेंसी सर्विस मैनुअल और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज मैनुअल और वर्क्स, the provision of this manual will apply mutandis with necessary change in the details। That is, जो अदर मैनुअल हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी सर्विसेज का मैनुअल है, चाहे वो नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज का मैनुअल है या वर्क्स का मैनुअल है, वो सारे के सारे इस मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स पे बेस हैं। यानी कि अगर कोई टॉपिक इन सभी मैनुअल में कोई कवर नहीं है तो फिर जो वो टॉपिक है वो जैसे मैनुअल ऑफ गुड्स में दिया गया है वैसे उस पर एक्ट करना है। अगर कोई
टॉपिक जो है वो कवर नहीं है कंसल्टेंसी सर्विसेज के मैनुअल में, चाहे नॉन कंसल्टेंसी सर्विस के मैनुअल में, चाहे वर्क्स मैनुअल में, तो उस केस में वो जो टॉपिक है उसमें जो प्रोविज़न है मैनुअल ऑफ गुड्स के वो लागू होंगे। यानी कि मैनुअल ऑफ गुड्स जो है वो बेस मैनुअल है। जीएफआर का रूल नंबर 1 जिस पे एप्लीकेबल है उसी पर मैनुअल ऑफ गुड्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स का जो मैनुअल है वो एप्लीकेबल है। यानी कि जीएफआर का रूल नंबर 1 एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि ये किस किस पे लागू है। तो जिस पे जीएफआर का रूल नंबर 1 एप्लीकेबल है उसी पर ही मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स भी एप्लीकेबल है। तो ये जो जीएफआर का रूल है वो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अटैच ऑफिस सबऑर्डिनेट ऑफिस पे लागू होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अटैच ऑफिस और सबऑर्डिनेट ऑफिस है उस पर लागू होगा। लेकिन जीएफआर का जो रूल नंबर 1 है वो ये कहता है कि ये एटोनोमस बॉडी पे लागू तो होता है, लेकिन अगर एटोनोमस बॉडी ने अपने लिए कोई डिफरेंट प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस बनाई है तो फिर उस पर वो लागू होंगे। अदरवाइज़ अगर कुछ नहीं बनाया तो जीएफआर के रूल लागू होंगे। वैसे ही मैनुअल ऑफ जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स है उसमें भी सेम ही कहानी है कि ये एटोनोमस बॉडी पे लागू होगा अगर एटोनोमस बॉडी ने अपने प्रोक्योरमेंट के रूल नहीं बनाए। अगर उन्होंने अपने रूल बनाए हैं तो फिर वो लागू होंगे। तो सेम एज जीएफआर के रूल नंबर 1 जैसी एप्लीकेबिलिटी है इसमें। जितनी भी सीपीएससी हैं सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जहाँ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, पब्लिक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, कमीशंस हैं, उन सभी पे जो है ये मैनुअल ऑफ गुड्स जो हैं वो लागू होगा। हाउएवर these body may deviate from these rule if such deviation is approved by the competent authority that is their board of director। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि चाहे सीपीएससी और जो अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने ऊपर बोले उन पे ये प्रोक्योरमेंट रूल लगते हैं, लेकिन अगर वो कोई मॉडिफिकेशन मतलब इसमें करना चाहते हैं तो वो अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये अप्रूव करवा सकते हैं। उनके केस में उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो अगर पीएसयू, पीएसबी या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी अगर प्रोक्योरमेंट रूल में कोई डेविएशन चाहते हैं तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो डेविएशन या मॉडिफिकेशन करने के लिए। इतना ही नहीं, इंडियन मिशन जो अब्रॉड में हैं या सीपीएससी के यूनिट जो अब्रॉड में हैं उसमें भी ये मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के रूल्स लगते हैं। और अगर कोई प्रोक्योरमेंट आउटसाइड इंडिया करनी है तो वो लोकल करेंसी में होगी, उनकी करेंसी का रेट कुछ और होगा और इंडिया की करेंसी कुछ और होगी। हमने इधर फाइनेंशियल लिमिट तक अलग अलग रूल बनाए हैं। जैसे जीएफआर में ये कहा गया है कि 50 लाख या इससे 50 लाख से ऊपर ओपन टेंडर लगेगा और 50 लाख तक लिमिटेड टेंडर लगेगा, यही है। तो अगर ये रूल्स इंडियन मिशन अब्रॉड में भी लगते हैं या सीपीएससी जो अब्रॉड है उसमें भी लगते हैं, तो ये फाइनेंशियल लिमिट कैसे तय की जाएगी? तो इसके लिए ये कहा गया है कि इसके लिए जो इंडियन जो मॉनेटरी फंड है आईएमएफ उसने जो है आईएनआर मतलब PPP डैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी जो रेट्स हैं वो पब्लिश किए हैं। तो उस केस में जो फाइनेंशियल लिमिट है उसको परचेजिंग पावर पैरिटी रेट्स के साथ उन करेंसी में चेंज किया जाएगा। तो फिर उससे जो हमारी जो लिमिट दी गई हैं डीएफपीआर में या जीएफआर में वो एज इट इज़ लग जाएंगी। तो आगे उन्होंने कोई एग्जांपल भी दी है कि $1 में मान लो अगर 22 रुपीस आते हैं और $1 में ही
80 बांग्लादेशी टका आते हैं, तो 1 रुपया जो है वो 1.39 बांग्लादेशी टका के है। तो ऐसे करेंसी का चेंज करके, जैसे ओपन टेंडर के लिए 50 लाख की लिमिट है, तो बांग्लादेशी टका में ये लिमिट लगभग 70,000 तक हो जाएगी। तो ऐसे जो मतलब ट्रिपल पी हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी रेट्स हैं, जो IMF के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, उससे हम फाइनेंशियल जो लिमिट है वो भी निर्धारित कर लेंगे उस करेंसी में। आगे कहा गया है कि इफ़ IMF डज नॉट गिव परचेजिंग पावर पैरिटी रेट फॉर दैट कंट्री, दे मे चूज ए नियर बाय और रेलिवेंट मेजर मतलब करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कैरेबियन कंट्रीज USD रेट, जो अमेरिका का डॉलर रेट है, वो लिया जा सकता है इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो जिन देशों में तो IMF ने रेट दिए हैं ट्रिपल पी रेट, दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी रेट, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिसमें रेट्स नहीं दिए, तो उस केस में जो नियर बाय कंट्रीज़ के जो रीज़नेबल रेट्स हैं वो इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल एडवाइज़र के वो लिए जाएंगे। इसने एग्जांपल दिया कि जैसे कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, तो उसमें जो अमेरिका के जो डॉलर के रेट हैं वो लगेंगे। जो इंडियन मिशन हैं मतलब एब्रॉड में, और जहाँ CPSC यूनिट्स हैं एब्रॉड में, वो सर्टेन जो एग्जम्पशंस हैं वो इंजॉय करते हैं। ये सर्टेन जो एग्जम्पशन है ये कैसी हो सकती हैं? ये रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्लोबल टेंडर, ये भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द बीडर फ्रॉम द लैंड बॉर्डर कंट्रीज़, या मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट जो रिक्वायरमेंट है उससे भी इन्हें एग्जम्पशन मिल सकती है। तो इन चीज़ों से इन्हें एग्जम्प्ट किया जा सकता है। मोस्ट जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हैं आज के समय में वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होती है, जैसे कि जेम एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जैसे कि जेपनिक है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पोर्टल बाय NIC, इसे कहते हैं जेपनिक, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पोर्टल ऑफ NIC। तो ये जो गवर्नमेंट के स्पेशल पोर्टल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स करने के लिए। तो इन प्लेटफॉर्म में जो भी प्रोक्योरमेंट की जाएगी उसके लिए जो प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन है जो इस मैनुअल में मेंशन की गई हैं वो सारी फॉलो होंगी। इसके आगे कहा गया है कि इवन इफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और CPSC आउटसोर्स इट्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, देन द सेम रूल्स एंड गाइडलाइंस फ्रॉम दिस मैनुअल मस्ट स्टिल बी फॉलोड। तो इसमें यह कहा गया कि मान लो किसी मिनिस्ट्री ने एक फर्दर PSU को हायर कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ टेंडरिंग, तो उस केस में भी जो रूल ऑफ प्रोक्योरमेंट जो इस मैनुअल के हैं या GFR के लगते हैं वो रूल कंटिन्यू लगते रहेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है कस्टमाइजेशन। द मैनुअल इज़ टू बी टेकन एज ए जेनरिक गाइडलाइंस विच आर नेसेसरी ब्रॉड इन नेचर। प्रोक्योरिंग एंटिटी आर एडवाइज टू कस्टमाइज देयर मैनुअल्स with the approval of the competent authority and financial concurrence to suit their local or specialized needs by issue their own detailed manual, model, tendering document, schedule of procurement power and checklist। ये जो मैनुअल है, मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, इसमें जेनरिक गाइडलाइन यानी कि बेसिक गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर कोई प्रोक्योरिंग जो एंटिटी है उसकी लोकल जो कंडीशन के कारण ये गाइडलाइन थोड़ी सी डेविएट मतलब करें फिर ही ठीक रहता है, तो इस केस में जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है उन्हें एडवाइस दी जाती है कि वो अपने मैनुअल को कस्टमाइज़ कर लें विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसा भी उनकी लोकल जो स्पेशलाइज जो नीड्स हैं उनके अनुसार वो अपने मैनुअल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक गाइडलाइंस हैं उनका बेस यही रहेगा। ये जो कस्टमाइजेशन है ये ओनली एंड ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से ही होगी और फाइनेंशियल कंकरेंस के बाद ही होगी। आगे कहा गया है कि दीज प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस वुड नॉट अप्लाई टू द प्रोक्योरमेंट
मेड बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटीज़ फ्रॉम देयर ओन सब्सिडरी कंपनी और जॉइंट वेंचर। तो अगर कोई पीएसयू है, उसने गुड्स परचेज कर लिया अपनी ही सब्सिडरी से, तो उस केस में ये जो गाइडलाइंस हैं इस मैनुअल की वो अप्लाई नहीं होंगी। Also, government may permit certain procuring entity by journal or special notification to adopt their own approved procurement guidelines, even if those deviate slightly, provided they may conform to essential principle of these guidelines। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इजाज़त दे सकती है किसी पर्टिकुलर एंटिटी को कि वो अपनी प्रोक्योरमेंट की गाइडलाइंस बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक गाइडलाइंस हैं इस मैनुअल ऑफ जो प्रोक्योरमेंट में वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल परमिशन देती है सम ऑर्गेनाइजेशन को, लाइक डीडी मतलब डीआरडीओ है या इसरो है, वो अपने प्रोक्योरमेंट रूल्स बनाते हैं। फॉर प्रोजेक्ट्स funded by World Bank, ADB and other international funding agencies, the agreement approved by the Ministry of Finance specify whether the government procurement procedure or international funding agencies procurement procedure are to be followed। अगर कोई प्रोजेक्ट है जो फंड किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा या इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के द्वारा, तो जो एग्रीमेंट है जो अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो स्पेसिफाई करेगा कि ये जो प्रोक्योरमेंट हुई है गुड्स की, इसमें इंडियन गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट रूल्स लगेंगे या इंटरनेशनल फंडिंग जो एजेंसी हैं उनके प्रोक्योरमेंट रूल्स इसमें लगेंगे। तो ये एग्रीमेंट जो अप्रूव किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा उसमें स्पेसिफाई किया जाएगा।